Hello, dear students. This is chapter 10 of class 10 history. Okay, and in this chapter we have to study about the 18th century political formation. ठीक है ना, 18th century political formation. तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं 18th century बोलूँगा तो you have to understand about the 1700 to 1800. ओके, 1800 यानी 1700 के से लेकर 1800 के बीच वाले जितने भी ईयर्स हैं ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? 18th सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? 18th सेंचुरी। याद रखिएगा, 18th सेंचुरी का मतलब 1800 के आगे नहीं, 1800 के पहले 1700 से लेकर 1800 के बीच में 18th सेंचुरी होगी, जिसमें हम बात करेंगे पॉलिटिकल फॉर्मेशन। क्या क्या पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुए, तो आप लोगों को याद रखना है जो चैप्टर 4 हमने पढ़ाया था मुग़ल एम्पायर, तो मुग़ल एम्पायर चैप्टर 4 में जहाँ से आपने एंड किया था, समझा था, जस्ट उसी के आगे से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उसके बाद का जो हिस्ट्री है वो हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, और इसी चैप्टर से जो रिलेट करेगा वो आपका क्लास 8 में हिस्ट्री होगा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं जो आपको क्लास 8th में भी पढ़ना है। ठीक है, लेकिन क्लास 7th में क्या क्या चीज़ें अभी आपके दी गई हैं उनको हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बस आप फोकस ये कर लीजिए कि अगर आपने चैप्टर 4 नहीं पढ़ा है अच्छे से, अगर आपने चैप्टर 4 नहीं पढ़ा है, चैप्टर 4 के वीडियो पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, अगर आपने चैप्टर 4 नहीं समझा है तो आपको चैप्टर 10 नहीं समझ में आएगा। ओके, सो फर्स्टली यू हैव टू रीड अबाउट चैप्टर 4, है ना, चैप्टर 4 के बारे में पढ़ें, देन यू हैव टू स्टार्ट स्टडी ऑफ चैप्टर 10. ओके, सो इन दिस चैप्टर फ्रॉम नेम इट क्लियर दैट पॉलिटिकल फॉर्मेशन का मतलब ये है कि राजनीतिकरण, यानी एक राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक तौर तरीका किस तरह से भारत का आप देख रहे हैं। आप सबसे पहले इसमें देख लीजिए, क्योंकि जैसे कि हम पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, इसमें गिवन है कि इफ़ यू लुक एट मैप्स 1 and 2, तो पहले हम लोग मैप्स 1 और 2 को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैप 1 में है क्या। मैप 1 में आप ये समझिए, जैसे ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है ना, किसका मैप है? आपका इंडिया का ही मैप है ना। इस इंडिया के मैप में आप देख रहे हैं बहुत कुछ बदला हुआ लग रहा है। आज का अगर इंडिया का मैप अगर उठा के आप देखें, आप अपनी मैप रिफ्लेक्शन वाली जो बुक आपने परचेज किया है उसमें आप लोग पॉलिटिकल फॉर्मेशन वाला पॉलिटिकल इंडिया जो मैप है उसको स्टडी कर लीजिएगा। उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हाउ मेनी स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट हैं और कहाँ कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ पर लोकेट करते हैं। ठीक है, तो जब उसको समझ लेंगे इसके बाद फिर आपको इस मैप में देखना है कि क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं आपको। ठीक है ना, पहला काम क्या है आपका? पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया जो आपका मैप रिफ्लेक्शन बुक में है उसको आप स्टडी कर लीजिए कि कौन कौन सा स्टेट कहाँ पर है। जैसे यहाँ केरला है, यहाँ कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है ना। फिर यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्म में मैंने आपको क्लास 6 में बताया था, है ना, कि इधर पंजाब है, इधर हिमाचल है, इधर उत्तराखंड है, इस तरह से। तो पहले आप ये पार्ट स्टडी कर लीजिए जो क्लास 6 में आपको समझाया गया था। अगर आपके पास मैप रिफ्लेक्शन की बुक नहीं है तो क्लास 6 वाली जो बुक है ना, उसी के लास्ट पेज में पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, जब उसको आप समझ लेंगे तभी आपको ये फिगर समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं हम लोग, जस्ट ऊपर से देखिए। आपको 1 मिनट में यहाँ पर देखिए, इस मैप में आपने कहीं नहीं देखा होगा कि यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ है, कि यहाँ इंडिया लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लग रहा है ना। केवल क्या दिया है? लाहौर दिया है। लेकिन हमें पता है कि लाहौर आज कहाँ है? पाकिस्तान में। लेकिन पहले उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा तो था नहीं, ठीक है ना, पहले सब कुछ एक ही था, हिंदुस्तान ही था। ठीक है ना, डिवाइडेशन पार्टीशन आपका नहीं था। तो ध्यान से समझेंगे, देखिए यहाँ पर लाहौर है, ये भी हिंदुस्तान का ही पार्ट माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए लाहौर है। सिख देखिए कहाँ पर आ रहे हैं? पंजाब में, ये पंजाब वाला एरिया है जहाँ पर सिखों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, पानीपत देखिए कहाँ है? हरियाणा में है, याद करते जाइए। पानीपत कहाँ है आपका? हरियाणा में, मैंने आपको बताया भी था, हरियाणा में है। इसके बाद दिल्ली आपको पता ही है। दिल्ली से जस्ट लगा हुआ एक जाट वाला समुदाय है, जाटों का एक समुदाय है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जाट सबसे अधिक रहते हैं। नाम क्या है उस प्लेस का? भरतपुर नाम है, याद कर लीजिए। अगर आज से कोई पूछे कि भरतपुर है कहाँ, तो भरतपुर आपका राजस्थान में है। भरतपुर आज आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। लेकिन उस समय एक भरतपुर एक ऐसा इलाका था जो जाटों के लिए फेमस था। जाटों में बहुत सारे राजा हुए हैं, जैसे जाटों में कौन कौन से राजा हुए हैं? चूड़ामन है, सूरजमल है,
ठीक है ना, चूड़ामल, सूरजमल, ये बहुत ही फेमस राजा हुए हैं भरतपुर में, ठीक है। इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जाटों के नेता थे ये, जाट राजा थे, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो राजस्थान में आ जाए तो देखिए जोधपुर हमें दिखाई देता है। तो जितना भी बड़ा एरिया है पूरा जोधपुर का ही है। अब देखिए जोधपुर है, जयपुर है ना, और भरतपुर। बस देखिए 3 ही नाम दिए गए हैं, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, और इतने से आपने देखा कि बाकी कुछ नहीं दिया गया है। मेवाड़, चित्तौड़गढ़ सब कुछ आपका यहीं पर है, ठीक है। गुजरात देखिए, गुजरात है आपका। मालवा, मालवा देख लीजिए आपका मध्य प्रदेश का कुछ भाग, ये आपका मालवा कहलाता है, जो आपका राजस्थान में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। यानी ये देखिए ये मालवा है जो आपका मध्य प्रदेश में है, साथ ही साथ कुछ भाग इसका कहाँ पर है मालवा का, राजस्थान में भी दिखाई देता है और उत्तर प्रदेश में भी टच करता हुआ दिखाई देता है। ये भोपाल है, ये बड़ौदा है, बड़ौदा आपका कहाँ है, गुजरात में ही है। देखिए मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद क्या है, बंगाल की पहले कैपिटल रही एक समय, ठीक है। बंगाल की एक कैपिटल मुर्शिदाबाद रही, तो ये भी आप समझ लीजिए कि मुर्शिदाबाद कहाँ है, बंगाल में है। लखनऊ, लखनऊ की जस्ट पास में क्या दिया है, अवध, अवध ही आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। आपको पढ़ने के लिए क्या मिलेगा, अवध। जैसे ही मैं अवध बोलूँगा ना तो ये पूरा एरिया अवध का हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। अभी आपको जो समझ में आना ही, देखिए अवध, ये जो इस पेन से दिया ना अवध, ये पूरा एरिया अवध का है, ठीक है ना। ये पूरा एरिया बंगाल का है, ठीक है। बंगाल, बंगाल में आपका बिहार भी आएगा, उड़ीसा भी आएगा, ठीक है। और बंगाल तो आएगा ही आपका, ठीक है। इसके बाद ये देखिए आपका ये पूरा मालवा क्षेत्र है, ये पूरा मालवा क्षेत्र है, ठीक है। ये पूरा आपका जाटों का क्षेत्र है, यहाँ पर जाटों का क्षेत्र दिया है, राजस्थान में भरतपुर के पास में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका जस्ट इधर देखिए मराठों का क्षेत्र दिया है, मराठा, मराठा शिवाजी के बारे में आप जानते होंगे, ये पूरा मराठों का क्षेत्र दिया है, ठीक है ना। मराठा शक्ति यहाँ पर थी, मराठा में देखिए यहाँ पे पूना है, ये पूना है मराठा में, ठीक है ना। इस समय प्रेजेंट डे में महाराष्ट्र को स्पेशली माना जाता है, लेकिन पहले कर्नाटक से लेकर यहाँ तक पूरा आप एरिया देख सकते हैं। और देखिए ये वाला जो पोर्शन है पूरा हैदराबाद है, ये वाला पोर्शन पूरा क्या है, हैदराबाद है। लेकिन आप ये कहीं नहीं देख रहे होंगे कि यहाँ पर तमिलनाडु भी गिवन दिया है, तमिलनाडु यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है ना। जैसे अगर आज की बात करें, अगर आज की बात करें तो यहाँ पर केरला है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका तमिलनाडु है, ठीक है, ये कर्नाटका है, ठीक है। फिर इधर आपका आंध्र प्रदेश है, फिर इधर आपका उड़ीसा है, इस तरह से प्लेसेज हैं। लेकिन आज वो नहीं दिया, आज क्या दिया है, केवल हैदराबाद दे दिया है। यानी पूरा जो नीचे वाला पोर्शन है वो देखिए पूरा हैदराबाद का रीजन है, यानी पहले नाम ही नहीं था, पहला हैदराबाद से ही नाम से जाना गया, और इधर पूरा मराठा से जाना गया, ठीक है ना। तो आप कुछ स्पेशल नाम याद रखिए कि हैदराबाद कहाँ पे है, साउथ में हैदराबाद है। मराठा भी देखिए आपके साउथ में है, मालवा बीच में पड़ेगा आपका, बंगाल पूर्व में है आपका, ईस्ट में है ना। अवध आपका उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का पूरा जो कुछ इलाका मध्य प्रदेश का, और बाकी पूरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वाला इलाका जो पूरा अवध का है, ठीक है। यहाँ जाट हैं, इधर सिख हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। इस तरह से इनके बारे में, मैप के बारे में थोड़ा सा स्टडी जब करेंगे ना तब आपको आगे समझ में आएगा कि कैसे। अच्छा इसमें हेडिंग क्या दी गई है, एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द मुगल एम्पायर 1700। ये 1700 की बात है, जिस समय औरंगजेब का शासन था, याद रखिएगा 1700 में उस समय औरंगजेब का शासन था, और 1707 में ही औरंगजेब की डेथ हो जाती है, यानी औरंगजेब डाइड ऑन 1707। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। लेकिन औरंगजेब के पहले तक मुगलों ने कहाँ कहाँ पर कब्जा किया हुआ था, ये सब चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं कि हैदराबाद में कब्जा था, है ना। मराठों के भी कुछ क्षेत्रों पर इनका कब्जा था, लेकिन हालांकि मराठों ने इनसे हार नहीं मानी थी। बंगाल पर भी कब्जा था, ठीक है, बंगाल पर मुर्शिदाबाद में, और यहाँ लखनऊ अवध में कब्जा था इनका, सिखों यानी लाहौर तक। इस तरह से आप मराठों की बाउंड्री देख लीजिए कि मराठों की जो बाउंड्री है वो केवल यहाँ तक ही नहीं सीमित है। ये देखिए ये जो लाइन गई है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि मराठा मैंने मराठा बोल दिया आपको, यानी जो मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर कहाँ कहाँ तक है, मुगल एम्पायर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मुगल एम्पायर में क्या क्या है आपका, देखिए यहाँ पाकिस्तान वाला पूरा एरिया, अफगानिस्तान, ईरान, यानी यहाँ तक लगभग कहीं ना कहीं इनका मुगलों का प्रभाव देखने के लिए मिलता है पूर्वोत्तर के पूरे क्षेत्रों में। यानी बांग्लादेश, आज बांग्लादेश यहाँ पर है, लेकिन बांग्लादेश भी पहले हिस्सा था इस पूरे हिंदुस्तान का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द मुगल एम्पायर। अब एक दूसरा मैप है, उसको भी आप लोग स्टडी कर ही लीजिए लगे हाथ, ठीक है ना। तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें देखिए क्या दिया है, सबसे पहले टेरिटरी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल मिड 8th सेंचुरी। तो देखिए आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जब मुगल एम्पायर इतना अच्छा चल रहा था तो ब्रिटिश का नाम कैसे आ गया। तो ब्रिटिश ही हैं जिन्होंने मुगल एम्पायर को पूरी तरह से
डिसबैंडेड कर दिया, फिनिश कर दिया। यानी अगर ब्रिटिश नहीं आते तो भारत में मुगल एम्पायर अभी तक आपको मुगल एम्पायर ही देखने के लिए मिल सकता था, ठीक है ना। तो ब्रिटिश के आने से, अंग्रेज़ों के आने से यहाँ पर मुगल एम्पायर पूरी तरह से डिसबैंड हो जाता है। और अंग्रेज़ क्या करती है, जहाँ जहाँ पर मुगलों का शासन था वहाँ पर अंग्रेज़ सेना अपना धीरे धीरे कब्जा शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो ये देखिए जहाँ जहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना, इस कलर का जहाँ जहाँ पर दिखेगा आपको, वो आपका मुगलों का कब्जा हो गया। तो देखिए सॉरी मुगलों का नहीं, ब्रिटिश का, अंग्रेज़ों का। तो देखिए सबसे पहले अंग्रेज़ों का कब्जा जो सबसे बड़ा इलाका दिखता है वो पूरा यहाँ दिखता है। ध्यान से देखिएगा, ब्रिटेन सबसे पहले अपना कब्जा कहाँ कर रही है, बंगाल में कर रही है। बंगाल में कहाँ कहाँ पर, देखिए बनारस से लेकर इधर पटना, मुर्शिदाबाद, ढाका, कलकत्ता, बंगाल, यानी पूरा बंगाल वाला एरिया। मैंने क्या बताया आपको कि बंगाल इक्वल क्या था, बंगाल इक्वल आपका बंगाल तो था ही, प्लस बिहार भी था और प्लस उड़ीसा भी था, ठीक है ना, और उड़ीसा भी था आपका। यानी 3 स्टेट, आज के अगर 3 स्टेट मिला दिए जाए तब जाके बंगाल बनता था, इतना बड़ा ये रीजन था। और इसीलिए सबसे ज़्यादा समृद्ध था एग्रीकल्चर की दृष्टि से, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो एग्रीकल्चर था बहुत अच्छा होता था, है ना। इसीलिए यहाँ के लोग सब संपन्न लोग थे, प्रॉस्परस थे। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है, सबसे पहले अटैक अंग्रेज़ों ने यहीं पर किया, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो कुछ क्षेत्र हमें यहाँ से दिखाई देते हैं यहाँ पर, जो हमें पिछले वाले मैप में दिखाई नहीं दिए थे। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे मैं ध्यान से आपको दिखाऊं तो सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे ट्रावनकोर देख रहे हैं आप, देखिएगा अब ये यहाँ पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया है। तो ये देखिए ट्रावनकोर दिख रहा है आपको, ठीक है, बात समझ में आ रही। मैसूर दिख रहा है, मैसूर वही है जहाँ पर टीपू सुल्तान का नाम आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप क्लास 8 में टीपू सुल्तान मैसूर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर देख लीजिए आप, कोरोमंडल, ये आपका कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये पुर्तगीज हैं जो गोवा में रहते थे। गोवा में जो पुर्तगीज बाहर से जो वास्को डी गामा लोग आए थे वो पुर्तगीज थे। इनका जो सबसे स्पेशल अड्डा था वो गोवा ही था, ठीक है। इसके बाद मैसूर के बाद आप आ जाइए हैदराबाद, देखिए अभी भी विद्यमान है आपका, ठीक है। ये देखिए हैदराबाद है, हैदराबाद, ठीक है ना, निज़ाम के नाम से जाना गया। और ये नॉर्थर्न सरकार के नाम से जाना जाता है, नॉर्थर्न सरकार, ठीक है। इस पूरे तटीय इलाके को नॉर्थर्न सरकार कहा गया। देखिए मराठों का कब्जा है, यहाँ पर आपको सूरत दिखाई देता है, यानी महाराष्ट्र में ही सूरत है, लेकिन पहले महाराष्ट्र नाम नहीं आया था, यहाँ मराठा क्षेत्र के नाम से जाना गया। ये पूरा इलाका डेक्कन का इलाका है, डेक्कन वाला इलाका है ये, और डेक्कन में मराठों का साम्राज्य था। सूरत है यहाँ पर, पूना है, ठीक है। इनको याद रखिएगा कि ये सब साउथ के प्लेसेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, साउथ के प्लेसेस में। अब अगर हम बात करें मध्य भारत की, यानी मध्य भारत की अगर हम बात करें यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर मध्य भारत में आपका गुजरात है, बड़ौदा है, नर्मदा रिवर, यहाँ पर स्पेशल कोई इलाका नहीं दिखाई देता। लेकिन पूर्व की अगर बात करें, हम ईस्टर्न की बात करते हैं, अगर हम ईस्टर्न की बात करते हैं तो फिर आप देख लीजिए यहाँ पर बंगाल है, कलकत्ता है, मुर्शिदाबाद है, ढाका है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अगर और ऊपर आ जाएँ तो हम लोग नॉर्थर्न में देखते हैं, तो हमारा जो इलाका है अवध के अंडर में क्या क्या है, अवध में इलाहाबाद भी है, बनारस भी है, लखनऊ भी है। ये पूरा जो इलाका है ये अवध के रूप में जाना गया। और इसी के जस्ट ऊपर यानी जो उत्तराखंड है उसी को रोहिलखंड देखिए कहा जा रहा है। रोहिलखंड कहाँ पर है आपका, ये रोहिलखंड है आपका, ठीक है ना, गंगा नदी के पास से लगा हुआ उत्तराखंड आपका रोहिलखंड है। और ये जो पूरा राजस्थान है ये राजपूत नाम से जाना गया, ठीक है ना, राजपूत के नाम से जाना जाता था कि राजपूतों का अड्डा है ये राजस्थान, ठीक है, ये कह सकते हैं आप। इसके बाद ये लाहौर है, और यहीं पर देखिए सिखों का जो बोलबाला हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और ये आपके रिवर हैं, इंडस रिवर, ये सारी चीज़ों को आपको समझ लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ही इस मैपों में आपने देखा कि वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखने के लिए नहीं मिल रही थी, लेकिन इस मैप में हमें ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि कहाँ कहाँ पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया। तो सबसे पहला आपने ब्रिटिश का कब्जा देखा बंगाल वाले प्लेस में, ठीक है ना, यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा। इसके बाद फिर धीरे धीरे जो अंग्रेज़ हैं वो अवध में भी कब्जा कर लेंगे, मराठों की तरफ भी अपना कब्जा कर लेते हैं, ठीक है ना। मराठों से जीत नहीं पाते हैं, लेकिन इधर उधर से मराठों को कमज़ोर करके यहाँ के भी शासन को हथियाते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, सिखों पर भी अटैक करते हैं। तो इस तरह से चैप्टर में दोनों मैप के हम लोग समझ चुके हैं। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं स्टडी कि किस तरह से पॉलिटिकल 18वीं सेंचुरी के आसपास किस तरह से मुग़लों का पतन हुआ, यानी मुग़ल एम्पायर फिनिश हो रहा है, और ब्रिटेन जो अंग्रेज़ हैं वो भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर रहे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग ये समझ लीजिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 1600 में ही अंग्रेज़ भारत आ गए थे, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी
ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी वो 1600 में ही बन गई थी, और 1600 में ये भारत में आ चुके थे, ठीक है ना। भारत में आने के बाद ये कई जगहों पर व्यापार ही करते रहे, व्यापार करना ही इनका उद्देश्य था, बिजनेस ही था। यहाँ पर सत्ता हासिल करना नहीं था। सत्ता का मतलब ये है कि यहाँ पर राज्यों को हड़पना इनका उद्देश्य नहीं था, यानी कि स्टेट पर इनका एनेक्सेशन ऑफ स्टेट कहते हैं अगर हम, कि दे डोंट वांट टू एनेक्स द स्टेट, है ना, दे वांट ओनली बिजनेस, दे केम ओनली फॉर बिजनेस, है ना। बट व्हेन दे लुक दैट डिफरेंट थिंग्स, है ना, जब उन्होंने अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखी कि अरे बड़े आराम से यहाँ पर हम लोग शासन भी कर सकते हैं, तब वो धीरे धीरे अपने पैर पसारते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग कि किस तरह से मुग़ल एम्पायर फिनिश होता है, ठीक है ना। और ब्रिटेन की हुकूमत यहाँ पर आ जाती है, ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो इफ़ यू लुक एट मैप्स 1 and 2 क्लोजली, तो यू विल सी समथिंग सिग्निफिकेंट हैपनिंग इन द सब कॉन्टिनेंट। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो कुछ हैपन होता रहे, बिल्कुल होता है, हम देखें अभी, ठीक है ना। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ द 18th सेंचुरी, देखिए फर्स्ट हाफ द 18th सेंचुरी की बात कर रहा है। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है, अब यही समझ लीजिए आप। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है। फर्स्ट हाफ 18th सेंचुरी का मतलब है कि 1700 से लेकर कहाँ तक, 1750 तक, 1750 तक, उसी को हम लोग फर्स्ट हाफ सेंचुरी बोलेंगे, फर्स्ट हाफ 18th सेंचुरी बोलेंगे। तो नोटिस हाउ द बाउंड्रीज ऑफ मुगल एम्पायर वर रीशेप्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट। इसमें होता क्या है, देखिए पहले औरंगजेब के समय पे, औरंगजेब जब तक था भारत में, तब तक अंग्रेज भारत में उस समय थे यहाँ पर, ठीक है ना, मौजूद थे। जब मैं बता रहा हूँ आपको 1600 में आए थे ब्रिटेन से, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से चार्टर लेकर ये भारत में आते हैं, भारत अनुमति लेके आते हैं कि महारानी हम ईस्टर्न तरफ जा रहे हैं। यानी अगर हम बात करें कि अगर जैसे यूरोप है, जैसे अगर ये वर्ल्ड का मैप है, तो अगर यहाँ पर आपका यूरोप है, तो यूरोप के ईस्टर्न में ही तो इंडिया पड़ता है, इसीलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया कि यूरोप से आने वाली जो कंपनी है वो ईस्ट की ओर जा रही है, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेज भारत पर आए थे, ठीक है। तो जब तक यहाँ पर अंग्रेज औरंगजेब मुग़लों का शासन था, यानी मुग़ल शासक, मैंने अगर आपको बताया कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक जितने भी शासक रहे वो सब पावरफुल शासक थे, ठीक है। औरंगजेब के बाद वाले मुग़लों को क्या कहा गया, लेटर मुगल्स कहा गया। क्या कहा गया, लेटर मुगल्स, यानी उत्तर काल वाले मुग़ल, बाद वाले मुग़ल शासक। तो ये जितने भी शासक रहे ना, ये कमज़ोर रहे, ये कमज़ोर शासक रहे। यही कारण था कि भारत कई भागों में बट गया। यानी अगर कहा जाए कि औरंगजेब ने पूरे भारत पर अगर कब्जा किया हुआ था, तो पूरे भारत में आप ये कह सकते हैं कि पूरे भारत में वो कई जगहों पर अपने सूबेदार बैठाए थे। जैसे यहाँ पर एक सूबेदार बैठा दिया, यहाँ पर एक सूबेदार या मनसबदार बैठा दिया, यहाँ पर सूबेदार मनसब बैठा दिया, यहाँ पर बैठा दिया सूबेदार या मनसब बैठा दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर एक मनसब और सूबेदार बैठा दिया, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक सूबेदार या मनसबदार बैठा दिया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर भी आप बैठा दिया। अभी ये जो क्लास चल रही है ना, ये केवल आपको अभी समझाने की है, ठीक है ना। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे औरंगजेब के समय में एक मनसबदार यहाँ हो गया, जिसको सूबेदार भी कहा गया, सूबेदार यहाँ, दूसरा सूबेदार, और इनके ऊपर एक राजा दिल्ली पर बैठता था। मान लीजिए औरंगजेब बैठा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब जो है, औरंगजेब की अगर हम बात करें, तो औरंगजेब ने किया क्या, औरंगजेब ने अलग अलग जगहों पर सूबेदारों को बैठा दिया। जब औरंगजेब डेथ हो गई औरंगजेब की, औरंगजेब मर गया, तो इन जितने भी बैठे सूबेदार हैं, इन लोगों को पता चल गया, इन लोगों को ये पता चल गया कि अब जो दिल्ली की गद्दी में बैठा शासक है, वो कमज़ोर हो गया है। अब जब वो कमज़ोर हो गया है, तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें अपने अपने क्षेत्र का राजा बन जाना चाहिए। यानी इंडिपेंडेंट की बात करते हैं कि अब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे, अब हम दिल्ली में बैठे हुए शासक की बात नहीं मानेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये था कि अब जो कुछ भी डिसीजन लेना होगा हम स्वयं लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर सूबेदार कौन बैठा था, यहाँ बैठा था मुर्शिद कुली खां। नाम याद रखिएगा, अभी आपको मिलेगा, मुर्शिद कुली खां, ठीक है। बंगाल में जो बैठा था मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद में कौन बैठा था, आसफ जाह बैठा था। अभी सारे नाम मिलेंगे आपको, लेकिन अभी आप समझते जाइए। आसफ जाह कहाँ बैठा हुआ था, हैदराबाद में, ठीक है। मराठों से मुग़ल कभी पूरी तरह से जीत ही नहीं पाए थे। मराठों से कुछ हद तक जीत पाते थे, कुछ हद तक हार जाते थे, जीत ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। इस एरिया को अभी छोड़ देते हैं।
अवध में कौन बैठा था, अवध वाला पूरा एरिया, अवध में बैठा था सादत खां। कौन बैठा था, सादत खां। तो देखिए सादत खां हो गए, मुर्शिद कुली खां हो गए, आसफ जाह, ये 3 सूबेदार ऐसे थे, मान के चलिए इन तीनों सूबेदारों का महत्व। ये तीनों ही सूबेदारों ने जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, कह देते हैं कि हम लोग मुगलों के अब हिस्से में नहीं, कह देते हैं कि हम मुगल तो हैं लेकिन अब हम अपने क्षेत्र के राजा हैं, दिल्ली में बैठे हुए शासक की हम आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं है, हमारा मन होगा तो हम इच्छा मानेंगे, नहीं मन होगा तो हम बात नहीं मानेंगे, ठीक है ना। बशर्ते एक काम ये कर रहे थे कि इसको रिस्पेक्ट जरूर देते थे। क्या देते थे, रिस्पेक्ट जरूर देते थे। रिस्पेक्ट का मतलब कि ठीक है भाई दिल्ली की गद्दी के शासक हैं तो सम्मान देते थे, बाकी अपने अपने हिसाब से वो शासन करने लगे थे। ध्यान दीजिएगा, पहले औरंगजेब के समय में पूरा भारत एक था, जहाँ पर पूरे भारत पर एक ही शासक औरंगजेब का। अब भारत पर अलग अलग शासक हो रहे हैं, यानी यहाँ का शासक, बंगाल का शासक अलग है ना, मराठा में अलग है ना, इधर हैदराबाद में अलग, अवध में अलग, इस तरह से पूरा भारत जो है 4-5 भागों में देखिए बटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सिख जो है वो अलग विद्रोह कर रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से जब भाई औरंगजेब ने सबको परेशान किया हुआ था ना, सताया हुआ था, तो सिख भी उधर से विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है ना। ईस्टर्न में कौन विद्रोह कर रहा है, इधर में उन्हीं का सूबेदार जो मुर्शिद कुली खां था वही विद्रोह कर रहा है, ठीक है ना। हैदराबाद में कौन विद्रोह कर रहा है, आसफ जाह विद्रोह कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से मराठा लड़ते ही रहे, मराठा विद्रोह करते ही रहे, ठीक है। और इधर अवध में सादत खां विद्रोह कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि औरंगजेब के मरने के बाद जो मुगल शासक दिल्ली की गद्दी में बैठते रहे, मैं आप लोगों को एक बार लाइन से बता दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहला जो शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था उसका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था, बहादुर शाह। ये किसके बाद, बहादुर शाह फर्स्ट कहते हैं इसको, बहादुर शाह फर्स्ट। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला लेटर मुगल्स में पहला शासक था। लेटर मुगल का मतलब औरंगजेब के बाद। ध्यान दीजिएगा, मैं जब भी बोलूँगा लेटर मुगल तो लेटर मुगल का मतलब है कि औरंगजेब के बाद दिल्ली की गद्दी में बैठने वाले, है ना, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले शासक जिनको लेटर मुगल्स कहा गया, यानी उत्तर काल के मुगल, यानी बाद के मुगल। तो औरंगजेब के बाद जितने भी शासक रहे वो अयोग्य शासक थे, है ना, इनकैपेबल थे, है ना। आप कह सकते हैं कि उनके पास इतनी कैपेसिटी, क्षमता नहीं थी कि वो पूरे भारत पर कंट्रोल कर सकें, और इसी का फायदा उन्हीं के सूबेदारों ने उठा लिया। तो पहले शासक बहादुर शाह रहे, दूसरे शासक बहादुर शाह के बाद कौन बैठा, जहांदार शाह बैठा। कौन बैठा, जहांदार शाह, ठीक है ना। ये सब चीज़ें अभी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। नहीं मिलेगी तो मैं किसी दिन लाइव क्लास लूँगा तो वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो बहादुर शाह, फिर इसके बाद जहांदार शाह, इसके बाद फर्रुख सियर का नाम आपकी बुक में दिया है, फर्रुख सियर, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे शासक, इस फर्रुख सियर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला का शासन भी आता है यहाँ पर, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। आलम शाह का नाम आता है, शाह आलम का नाम आता है ना, अकबर सेकंड का नाम आता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे नाम आते हैं इसमें, जो लगभग आप ये कह सकते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, से लेकर 1857 तक मुगलों में कोई ना कोई शासक रहा। लेकिन 1857 के बाद पूरी तरह से मुगल एम्पायर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। मुगल एम्पायर पूरी तरह से क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, कि किस किस तरह से जो भी चीज़ मैंने आपको बताई हैं वो बुक में किस तरह से दी गई हैं, तो उनको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। ये बातें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। ये बातें जितनी भी हैं आप लोग याद रखेंगे, वीडियो को रिवाइंड करके भी एक बार समझ लेंगे। ओके, थैंक यू।